हेलो एवरीवन। क्लास 11th विषय हिंदी पाठ संख्या 3rd। बेटा कृतिका पुस्तक का वितान पुस्तक का 3rd लेसन बेबी हालदार लेखिका आलो अंधारी पाठ का नाम। अब तक हमने क्या पढ़ा, किस तरीके से ये बेबी हालदार अपने जीवन में संघर्ष करती है। संघर्ष करते करते वो लेखन कार्य करना स्टार्ट कर देती है। किस तरीके से तातुश उसे प्रेरित करते हैं और तातू और जेठू जी उसे प्रेरित करते हैं। और एक दिन अचानक लेखिका के बाबा उससे मिलने आ पहुंचते हैं। उसके आने से उसे पता चलता है कि उसकी माँ का निधन हो गया, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था लेखिका को अपनी माँ से मिले हुए। उसके भाइयों को पता था मगर उन्होंने उसे बताया नहीं। लेखिका काफ़ी देर अपनी माँ को याद कर रोती रही। बाबा ने उसके बच्चों से भेंट की और उन्हें समझाया कि वो अपनी माँ का ख्याल रखा करें। ठीक है, यहाँ तक बेटा हमने कल पढ़ा था। इससे आगे देखिए। बाबा ने पूछा, तेरा बड़ा लड़का कहाँ रहता है? मैंने बताया कि यहीं पास में है। तो वह बोले, चलो थोड़ा देख आऊँ। मैं बाबा को लेकर वहाँ गई। बैल बजाते ही मेरा लड़का बाहर निकल आया। अरे दादू कहकर उन्होंने प्रणाम किया और बोला, दादू मेरा बाबू कैसा है? बाबा बोले, तुम्हारा बाबू ठीक है, मैंने साथ चलने को कहा तो वह नहीं आया। भाई मेरे लड़के को देखकर बाबा की आंखें भर आई। वह उससे बोले, तुम लोग और भी बड़े हो भाई, पहले कैसे परिवेश में थे तुम लोग? अब तुम सबको देखकर बहुत खुशी हुई। मुझसे बाबा ने कहा, मुझे अब कष्ट नहीं होगा बेटा, तेरा लड़का बड़ा हो रहा है, देखना एक दिन यही तुझे सुख देगा। बेटा अभी थोड़ा कष्ट उठा ले, बाद में उसके साथ सुख शांति से रहेगी। मेरे लड़के से बाबा बोले, दादू भाई ठीक से रहना। और इतना कहकर मेरे साथ लौट आए। बाबा हमारे यहाँ से चलने लगे तो तातुश ने उनसे कहा, आप बेबी की तरफ से निश्चिंत होकर जाएं। बाबा बोले, जब आप जैसे लोगों के पास है तो मुझे चिंता की कोई बात नहीं। देखिए तातुश कौन था? जिस घर में बेबी हालदार नौकरानी का काम कर रही थी और वो तातुश उसे अपनी बेटी के समान रखता था। बाबा बोले, जब आप जैसे लोगों के पास है तो मुझे चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। चिंता करता लेकिन अब नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने देख लिया है कि मेरी लड़की यहाँ खूब अच्छी तरह है। बाबा चले गए। उन्हें कहीं से पता चला था कि मैं कुछ लिख विख रही हूँ। सुनकर वह बहुत खुश हुए। जहाँ पहले वह मेरी कोई खोज खबर नहीं लेते थे वहाँ अब वह जब तक फ़ोन पर मेरा हाल चाल पूछने लगे। बार बार यह भी जानना चाहते थे कि मेरा लिखना कहाँ तक आगे बढ़ा, खत्म हुआ कि नहीं। वह मुझे अपने यहाँ आने को भी कहते और साथ में यह भी, यदि मैं रुकना न चाहूँ तो लौट आ सकती हूँ। मेरी जाने की इच्छा नहीं होती। बाबा के जाने के बाद कई दिन मेरा मन बहुत खराब रहा। मैं पछताती कि मेरी माँ मर गई और मैं आँखों से उसे देख तक नहीं पाई। मुझे बाबा के गिरते स्वास्थ्य की भी को लेकर भी अब चिंता रहने लगी। अब देखिए बेबी हालदार क्या कह रही है कि उसे ये लग रहा था कि माँ मर चुकी और मैं अंत समय में अपनी माँ को देख भी नहीं पाई और पिता का स्वास्थ्य भी अब ठीक नहीं रहता। इसी बीच जेठू और शर्मिला दी की कई चिट्ठियाँ भी आ पहुँची थी और उनके जवाब देने की चिंता अलग से लगी रहती थी। चिट्ठियों के जवाब देने से दोनों खुश होंगे और मेरा मन भी बहल जाएगा। यह सोचकर एक दिन सारी चिट्ठियां लेकर मैं बैठ गई। जवाब देने से पहले उन चिट्ठियों को एक बार फिर पढ़ लेना जरूरी समझकर मैंने पहले जेठू की चिट्ठियां उठाई और किसी कहानी की तरह उन्हें पढ़ने लगी। अब लेखिका क्या कह रही है कि मेरे पास ये जो चिट्ठियां आती थी उनका जवाब भी मुझे देना था। तातुश ने तुम्हें शब्दकोश की मदद लेने को ठीक ही कहा है। मेरी भी यही राय है। चिट्ठी लिखने में भूलें तो होंगी ही, लेकिन क्या इसी से तुम चिट्ठी लिखना बंद कर दोगी? बार बार जिज्ञासा कोई बुरी बात नहीं होती। जिज्ञासा होने से ही हम लिख पाते हैं। तुम्हारी कहानी क्या इधर सोई पड़ी है? तुम्हारे तातुश की
देखिए लेखिका क्या कह रही है कि अब उसे ये लग रहा था कि मुझे जो मेरे पास चिट्ठियाँ आई हैं उनका मुझे जवाब देना है और जवाब देना भी चाहिए, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि अगर मैं जवाब नहीं दूंगी तो ऐसा लगेगा कि मैं अपने कार्य से पीछे हट रही हूँ। ठीक है, तो वो उन चिट्ठियों को लेकर बैठ जाती है और उनका जवाब लिखने लग जाती है। काफ़ी द्वंद्व में होने के बावजूद भी उसे लगता है कि मुझे इन चिट्ठियों के जवाब देने चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो चिट्ठियाँ लेकर उनके जवाब देने के लिए बैठ जाती है। कौन? बेबी हालदार। और उसे इन सब कार्यों के लिए कौन प्रेरित करता है? कौन प्रेरित करता है उसे इन सब कामों के लिए? उनके तातुश। ठीक है, मेरा मन खराब होता है। अपने बाबा को तुम जैसे समझाती हो वैसे ही क्यों? इसका कारण क्या? थोड़ा उसकी तरफ से भी सोचो, जिन्हें तुम माफ़ भले ही न कर सको। बेबी जो हमें अच्छे नहीं लगते उन्हें भी माफ़ किया जाता। उन्हें भी हमें उन्हें भी हमें माफ़ किया जाता है। तातुस ने तुम्हें शब्दकोश की मदद लेने को ठीक ही कहा है। मेरी भी यही राय है। चिट्ठी लिखने में भूलें तो होंगी ही, लेकिन क्या इसी से मैं चिट्ठी लिखना बंद कर दूं? बार बार जिज्ञासा करना कोई बुरी बात नहीं। जिज्ञासा होने से ही हम लिख पाते हैं। तुम्हारी कहानी क्या इधर सोई पड़ी है? तुम्हारे तातुश की तरह 9 वर्ष में खूब लिखो और मल्लेश्वरी की तरह मोटी सोटी हो जाओ, यही मेरी कामना है। तुम्हारा लेखन मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि दूसरों को भी अच्छा लगेगा। मैं अपने बंधु आनंद के कहने पर उनका यह लेख तुम्हें भेज रहा हूँ। तुम्हारे लेखन को लेकर तुम्हारे तातुश और तुम्हारे जेठू दोनों दोनों के ही सोचने विचारने का कोई अंत नहीं। सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि पहले की तरह अब तुम्हें लिखने में कष्ट नहीं हो रहा। आशापूर्ण देवी की कोई नई किताब पढ़ी क्या? तुम्हारी लिखावट पहले मुझे कुछ काफ़ी कष्ट देती थी, पर अब कष्ट देने की बात तो दूर, तुम्हारी लिखावट देखकर बहुत खुशी होती है। पढ़ते हुए एक बार भी तुम्हें डांटने की इच्छा नहीं होती, बल्कि बार बार तुम्हें शाबाश बहुत अच्छा कहने की इच्छा होती है। भूलों की चिंता करने लगो तो एक लाइन भी नहीं लिख पाओगी, इसलिए इसकी चिंता किए बिना लिखना होगा। बाद में अपना लिखा स्वयं ही सुधार लेना होगा। देखिए, इसे समय समय पर कितना प्रेरित किया गया कि व्यक्ति अगर बेटा हमेशा यही सोचता रहे कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से ये काम गलत होगा, तो आप कभी कर ही नहीं सकते। गलतियां करने से ही व्यक्ति सीखता है और गलतियां करने से ही धीरे धीरे सुधार आता है। तो हमेशा हमें इस बात को मानकर चलना चाहिए कि हमारे जो सपने हैं हमें हमेशा क्या करना चाहिए? उड़ने की सोचना चाहिए। ठीक है, अगर हम उड़ नहीं सकते तो हमें दौड़ना चाहिए। ठीक है, और अगर हम दौड़ भी नहीं सकते तो हमें चलना चाहिए। चल भी नहीं सकते तो हमें रेंगते रहना चाहिए, लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए। अगर रुक गए तो बिल्कुल ही स्थिर हो जाओगे। जैसे पानी बहता रहता है तो गंदा पानी साफ होता रहता है, दूसरा पानी आता जाता है। और अगर एक जगह पानी रुक जाता है बेटा तो उसमें भी काई जमा हो जाती है। इस तरह हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हमें अपनी गलतियों से घबराना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही बेबी हालदार ने भी अपने आप को बोल्ड बना लिया और लिखना पढ़ना उसने कुछ और सुधारने की बात आएगी। लिखने बैठने से ही लिखा जा सकता है। यह अभिज्ञता तुम्हें निश्चित हो गई कि तुम्हारा तातुश ने तुमसे ठीक ही कहा कि भूल होती है तो हो, फिर भी लिखो। जेठू की जितनी चिट्ठियाँ आती हैं उतनी मेरी इच्छा होती है कि लिखूं और लिखूं। देखिए, जहाँ पहले ये बेबी हालदार एक लाइन भी लिखना नहीं चाहती थी और यहाँ उसे इस तरीके से मोटिवेट किया गया कि अब उसका खुद का मन करता है कि कोई भी चिट्ठी आए मैं उसका जवाब दूं।
शर्मिला दी मुझे हिंदी में चिट्ठी लिखती थी। उनकी चिट्ठियाँ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनकी चिट्ठियाँ कुछ और ही तरह की होती थी। मैं सोचती थी कि उनके यहाँ भी तो घर के काम के लिए कोई लड़की रखी गई होगी। क्या उसके साथ भी वह वैसा ही व्यवहार करती होंगी जैसा मेरे साथ? मुझे तो वह किसी के घर काम करने वाली लड़की की तरह नहीं देखती, और चिट्ठियाँ भी ठीक उसी तरह लिखती है जैसे मैं उनकी किसी बांधवी हूँ। तातुश उनकी चिट्ठियाँ पढ़कर सुनाते तो अपनी टूटी फूटी बांग्ला में उन्हें लिख लेती। कभी कभी जब मेरा मन खराब होता तो उनकी यह चिट्ठियाँ मुझे आह्लादित कर देती। बेबी, एक बार सोचकर देखो कि अपने बाबा को तुम जैसे समझती हो वैसे वह क्यों हैं? इसका कारण क्या है? थोड़ा उनकी तरफ से भी सोचो, जिन्हें तुम माफ़ भले ही न कर सको। बेबी, जो हमें अच्छे नहीं लगते उन्हें भी माफ़ किया जा सकता है, और शायद वैसा करना ही भला है। यदि तुम यहाँ आओ तो हम दोनों खूब खूब सजेंगे और फिर खूब नाचेंगे। तुम्हें सजना अच्छा लगता है कि नहीं? मुझे तो कभी कभी अच्छा लगता है। तुम मेरे लिए सजना और मैं तुम्हारे लिए। हम दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे तो जी भरकर हंसेंगे। यदि हंसने की कोई बात न होगी तब भी हंसेंगे। बेबी, तुम उस समय क्या अवाक नहीं रह जाती जब कोई तुम्हारा लिखा हुआ पढ़कर कहता है कि बहुत अच्छा लिखा है? और तुम क्या कभी यह सोचती हो कि इतनी कठिनाई, इतने कष्ट से बीता हुआ तुम्हारा जीवन लिखना शुरू करने के बाद से इतना सुंदर कैसे हो गया? मुझे यह बात बड़ी मज़ेदार लगती कि शर्मिला दी ने मेरे सजने धजने के बारे में पूछा, क्योंकि सजना धजना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। मैंने कितनी ही लड़कियों बहुओं को देखा था जो कहीं घूमने जाने की बात उठी नहीं कि सिंदूर की डिब्बी, पाउडर का डिब्बा, आईना, कंघी, न जाने क्या क्या लेकर सजने बैठ जाती। साड़ी पहनती, अपनी किसी सहेली को बुलाकर पूछती है देखो तो ठीक से पहनी है कि नहीं। अगर सहेली ने उनके मन की बात नहीं कही तो ये ठहरो कहकर साड़ी को फिर 10 बार खोलती, पहनती। कोई कोई अपने स्वामी से पूछती, क्यों जी, कौन सी साड़ी पहनना ठीक होगा? स्वामी यदि कहता कि यह साड़ी पहनो तो इसमें बहुत अच्छी दिखोगी, तो वह उस साड़ी को पहनने में मुस्कुराती हुई जल्दी जल्दी कमरे से चली जाती। फिर साड़ी पहन स्वामी के सामने आ खड़ी होती और चाहती कि वह एक बार फिर कहे तुम कितनी सुंदर लग रही हो। सिर्फ यही नहीं, वे चाहती और लोग भी कहें देखो देखो कितनी सुंदर लग रही है। पर मैं तो देखकर अवाक रह जाती। औरतों को साड़ी गहने इतना मोह है, इससे के लिए इतना लालच, इतना लोभ। मैं उन्हें देखती कि होठों पर, चेहरे पर ढेर सारा रंग पोत लिया, चल पड़ी अपनी स्वामी या किसी और आदमी के साथ घूमने। यह सब चीज़ें औरतें न जाने क्यों इतना पसंद करती हैं। मुझे ये सब एकदम ही अच्छा नहीं लगता। मुझे बचपन से ही अधिक सजना धजना अच्छा नहीं लगता था। कौन कह रहा है ये लेखिका कि मुझे सजना संवरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। बचपन में मेरी दीदी मुझे पकड़कर ज़बरदस्ती मेरी कंघी करती, मेरे बाल बांधती। सहेली के साथ कहीं जाना होता तो सहेलियां ही कह कह कर मुझे सजाती। ब्याह के बाद भी इन सब चीज़ों का शौक़ मुझे नहीं था। कहीं जाना भी होता तब जैसे तैसे कंघी कर मांग में सिंदूर लगा चल पड़ती थी। इस पर भी पाड़े की औरतें मुझे देखकर जलती थी। वे अगर आप मुझे देखती हैं तो और भी जलती हैं। उनको बुला आपस में खुसर फुसर करने लग जाती हैं, क्योंकि साड़ी की जगह में सलवार सूट जो पहनने लगी। यहाँ आकर इस तरह की तुच्छ बातें से मैं बच गई। यहाँ मुझे सबका स्नेह मिलता था। तातुश के लड़के विदेश से लौटते तो मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आते। मामा माने अर्जुन दा की माँ आती तो वह मुझे कुछ न कुछ ज़रूर देती। मैं सोचती कि इन लोगों का इतना प्यार संभाल भी पाऊंगी कि नहीं अब मुझे, जबकि पहले मैं भी सोचती थी कि अपने दुर्गापुर के कुछ बंधुओं को छोड़कर मैं नहीं रह सकूंगी। अब ये सब कहने की बातें होती हैं जो पहले कहा करते थे कि इसके या उसके बिना नहीं रह सकेंगे, वे आज उसके बिना बड़े मज़े से हैं। मैं भी कुछ दिन बहुत उदास रही। अब अपने बंधुओं को छोड़कर आना पड़ा था। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। बच्चों को पाल पोस कर बड़ा
करने की तरफ मैं अधिक ध्यान देने लगी और इससे मुझे इतना सुख मिलने लगा कि अपने बंधुओं से बिछुड़ने के दुख की जगह मैं अब मानने लगी कि उनसे कोई भी मुझसे मिलने नहीं आया। मैं अपने बाल बच्चों में मगन थी, इस बात से बहुत खुश थी। उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही थी। वे अब न तो पहले की तरह जरा जरा सी बात पर रोते चिल्लाने लगते थे, न ही बेमतलब इधर उधर भटकने की बातें भी अब वे ऐसी करने लगे जैसे पहले कभी नहीं करते थे। अभी कुछ ही दिन हुए कि मैं रात के 8-9 बजे अपने बच्चों के साथ छत पर बैठी बातें कर रही थी। हठात मेरी लड़की ने पूछा कि माँ, तुम कभी स्कूल गई हो? मैं अवाक हो उसकी ओर देखती रही और सोचने लगी कि इतनी जरा सी बच्ची ऐसी बात पूछ रही है, जब भला मैं इसे क्या जवाब दूं? मैं कुछ बोलती कि इससे पहले ही उसने फिर कहा, माँ एक कविता सुनाओ ना। मुझे क्या वह अब याद था, फिर भी 2-4 लाइन मन में आई उसे सुना दी। खिलखिलाकर हंस पड़ी, बोली, इतनी बड़ी माँ और स्कूल की कविता सुनाती है। उसकी बात पर मुझे हंसी आ गई और कुछ दुख भी हुआ। मैंने सोचा, मेरे बच्चे जब इस बात पर इतना हंस सकते हैं तो उस समय तो और हंसे होंगे जब देखेंगे कि हाथ में अखबार लिए बैठी हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में अखबार पहले कभी नहीं होता था। देखिए, पहले कभी नहीं होता था। यहाँ मैं रोज़ सवेरे अखबार देखती थी। लेखिका क्या कह रही है? लेखिका के जीवन में इतनी शांति कभी नहीं आई। तातुश के घर आकर उसका जीवन ही बदल गया था। ठीक है, यहाँ पर वो रोज़ सुबह अखबार देखती। अंग्रेजी ने जानने से उसका सिर पैर कुछ नहीं समझ पाती थी, फिर भी तस्वीरें देखकर तातुश से उनके बारे में पूछती। तातुश कहते, तस्वीरों के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखा है उसे पढ़ने की कोशिश करो। मैं एक एक अक्षर बोलती जाती और तातुश हूँ हूँ करते जाते। जब सारे अक्षर खत्म हो जाते तो तातुश पूरे शब्द का उच्चारण कर देते और उसका मतलब भी बता देते थे। बार बार पूछने पर कभी कभी वह उकता जाते, क्योंकि वह अपना प्रिय अखबार द हिंदू ठीक से पढ़ नहीं पाते। शायद इसलिए अखबार हाथ में लिए लिए वे कहते, बेबी जाओ, बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगी? मैं कहती, हाँ हाँ भेजूंगी, अभी टाइम है। वे फिर कहते, कब भेजोगी? देर देर नहीं हो जाएगी? अंग्रेजी में जाओ, घड़ी की तरफ देखकर उठ जाओ। बच्चों को स्कूल भेजना ही तो कोई अकेला काम था नहीं। अर्जुन दा के उठने पर उसके लिए कुछ खाना वाना भी तो बनाना होता था। ठंडी रोटी वह खाता नहीं था, इसलिए गरम गरम बनाकर देनी होती थी। उसे अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का शौक़ था। चिकन विकन, बिरयानी, पुलाव, कबाब, आलू पराठा, पुदीना पराठा, ये सब उसे अधिक पसंद था। साथ में टमाटो सूप, चिकन सूप, प्याज सूप जैसा कुछ हो तो और भी अच्छा। उसका खाना मैं हमेशा उससे पूछकर ही बनाती। लोगों को कुछ बना बनाकर खिलाना मुझे हमेशा से अच्छा लगता था। मैं जब अपने स्वामी के पास थी, कभी कुछ नया बनाती तो आसपास के लोगों को भी खिलाती। इस पर भी मेरे स्वामी मुझ पर बहुत गुस्सा करते। लोगों को किताबें देखकर तरह तरह की चीज़ें बनाकर खिलाना मुझे जितना अच्छा लगता था, उतना ही अच्छा अब मुझे उपन्यास, कहानी, कविता पढ़ना और अखबार देखना अच्छा लगने लगा। देखिए, जो चीज़ बचपन में बेबी हालदार नहीं कर पाई, उसकी पढ़ाई छुड़ा दी गई थी, उसका पढ़ने का मन करता था, लेकिन वो उसकी इच्छाएं अब यहाँ तातुश ने सारी पूरी कर दी। तातुश उससे जो कुछ मुझे बताते वह मेरे लिए बिल्कुल नया होता और वैसी बातें बार बार सुनने समझने के लिए मैं रोज़ सवेरे गेट पर खड़ी हो अखबार आने का रास्ता देखती। उस दिन सवेरे उठने में मुझे थोड़ी देर हो गई। नीचे आई तो देखा तातुश स्वयं ही अखबार लाकर पढ़ रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी किचन में गई और चाय बना लाई। उन्हें चाय देकर मैंने दूसरा अखबार उठा लिया, उसकी तस्वीरें देखने लगी। तातुश बोले, तुम्हारी चाय कहाँ है? जाओ ले आओ। मैं चाय लेकर खड़े खड़े पीने लगी तो उन्होंने कहा, खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। मैं एक कुर्सी पर बैठ गई और चाय का गिलास टेबल पर रख अखबार देखने लगी। हठात तातुश बोले, बेबी तुम्हें हम लोगों के पास माने इस घर में आए 1 वर्ष हो गया। तुम सोचकर देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या क्या तुम्हें अच्छा और क्या क्या बुरा। यहाँ कर तुमने क्या कुछ सीखा। इतना कहकर तातुश फिर अखबार पढ़ने लगे। बेबी ने सोचा, भला यह भी कोई
पूछने की बात है। उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह जाकर खिड़की के पास खड़ी हो, अवाक हो खिड़की के पास खड़ी हो आकाश की ओर देखने लगी। उसे अपनी माँ की याद हो आई। उसकी माँ की कितनी इच्छा थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे मनुष्य बने, लेकिन वैसा कहाँ हुआ। लिखना पढ़ना तो उसका हुआ ही नहीं। फिर भी उसका महत्व वह ठीक ठीक समझती थी, और जब तक उन लोगों के साथ रही तब तक पढ़ने के लिए उनके पीछे सारे समय पड़ी रहती थी। माँ आज होती तो उसे पता चलता, या स्वयं देखती कि उसकी बेबी आज भी पढ़ना चाहती है या पढ़ लिख रही है, तो उसे कितनी खुशी होती। ना होती आकाश की ओर देखती, जैसे वे अपनी माँ से कहना चाहती थी कि माँ, तुम एक बार आकर देख जाओ, मैं अभी भी लिखना पढ़ना चाहती हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाना अच्छा बनाना चाहती हूँ, तुम्हें बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। वह अपनी माँ से बातें कर रही थी और उसकी आंखों में बहते आंसू छाती भिगोते फर्श पर टपक रहे थे। गिलास में चाय कब की ठंडी हो चुकी थी। तभी बेबी के कानों में किसी के पैरों की आहट पहुंची और वह चौंक पड़ी। उसने घूमकर देखा, अर्जुन दा उठ चुका था और नीचे आ रहा था। उतरते उतरते ही वह बोला, तुम लोग चाय पी रहे हो, मेरी चाय कहाँ है। वह चाय बनाने किचन में जाने लगी, तभी देखा कि किसी ने गेट पर आ बैल बजाई। उसने जाकर देखा कि पड़ोस का लड़का हाथ में एक पैकेट लिए खड़ा है। उससे बोला, यह तुम लोगों का है, डाकिया भूल से हमारे यहाँ डाल गए। उस लड़के से पैकेट ले उसने आकर तातुश को दे दिया। तातुश ने देखकर कहा, यह तो तुम्हारा है, यह लो, आकर देखो इसमें क्या है। पैकेट लेकर वह किचन में गई और अर्जुन की चाय का पानी चढ़ाकर उसने पैकेट खोला। पैकेट में एक पत्रिका थी। वह उसे पलटने लगी। उसमें एक जगह उसने अपना नाम देखा। आश्चर्य से फिर देखा, सचमुच ही उसमें लिखा था, आलो आंधारी, बेबी हालदार। खुशी से उसका मन हिलोर मारने लगा। मन की ऐसी उथल पुथल में भी जेठू की वह बात याद आ गई। आशापूर्ण देवी दिन भर के काम निपटाकर उस समय लिखने पढ़ने बैठती थी जब सब लोग सो चुके होते थे। उसने सोचा, जेठू ठीक ही कहते थे कि घर के काम करते हुए भी लिखना पढ़ना हो सकता है। हठात उनकी नज़र चाय के लिए चढ़ाए पानी पर पड़ी तो उबलते उबलते काफ़ी कम हो रहा था। उसने जल्दी से चाय बनाकर अर्जुन दा को दी और वह अब नीचे से ही देखो देखो एक चीज़ बोलती बोलती ऊपर अपने बच्चों के पास पहुंची। दोनों बच्चे दौड़कर उसके पास आ गए। उसने उनसे कहा, बताओ तो यह क्या क्या लिखा है। उसकी लड़की ने एक एक कर सभी अक्षर पढ़े और बोली, बेबी हालदार, माँ तुम्हारा नाम किताब में। दोनों बच्चे हंसने लगे। उन्हें हंसता देख उसका मन खुशी से और भी भर गया। उसने प्यार से उन्हें अपने पास खींच लिया। उन्हें प्यार करते करते हठात जैसे कुछ याद आ पड़ा। वह बच्चों से, छोड़ो छोड़ो, मैं अभी आती हूँ कहकर उठ खड़ी हुई और नीचे आते आते उसने सोचा, कितनी बुद्धू है। पत्रिका में अपना नाम देख सभी कुछ भूल गई। जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरकर तातुश के पास आई और उनके पैर छू प्रणाम किया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रख आशीर्वाद दिया। देखिए बेटा कि उसकी लिखा लेख छप गया उसके नाम से, जो ये कहानी लिखी, जो उसने अपने जीवन के बारे में लिखा। तो ये कहानी हमें ये सीख देती है कि व्यक्ति कुछ भी कर सकता है अगर करने की लगन हो। तो देखिए बेबी हालदार एक नौकरानी, जीवन में कितना संघर्ष या नौकरानी का काम कर रही थी, कितना कार्य करती थी, और उसके बावजूद भी तातुश ने उसे लिखने के लिए प्रेरित किया, लिखा और उसके लेख छपे। और ये उसके द्वारा लिखा हुआ लेख ही है। कौन सा? आलो अंधारी। तो इसकी लेखिका कौन है? बेबी हालदार। ठीक है बेटा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कि कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको समझा दूंगी। कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर कर लेना। ओके, थैंक यू।